इतिहास के पन्नों में दुनिया के ऐसे कई खौफनाक तानाशाहों की क्रूरता दर्ज है जिनकी बर्बरता के किस्से सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। जब भी तानाशाही का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में खुद ब खुद इन खूंखार तानाशाहों का नाम आ जाता है। इनमें एक नाम मुसोलिनी का भी आता है, एक ऐसा शख्स जिसे हिटलर अपना गुरु मानता था, एक ऐसा कातिल जिसने करीब 7 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो ऐसा तानाशाह था जिसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को अगले दिन का सूरज देखना नसीब नहीं होता था। मगर जब उसका अंत हुआ तो उसका मंजर भी बड़ा दर्दनाक था। उसे दर्दनाक मौत देने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके ही देश के लोग थे जिन्होंने कभी उसे सर आंखों पर बैठाया था। मगर सवाल है कि कभी भगवान की तरह पूजने वाले लोगों ने उसे इतनी खौफनाक मौत क्यों दी? उसने ऐसा क्या किया कि लोग उसकी जान के प्यासे बन गए? पहले लोगों ने उसे क्यों अपना नेता मान लिया था? आखिर उसने उनको ऐसे कौन से ख्वाब दिखाए थे? उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या थी? ऐसे ही तमाम सवालों के जरिए आज इस वीडियो में हम दुनिया के एक और क्रूर तानाशाह यानी मुसोलिनी की कहानी बयां करेंगे। मुसोलिनी का पूरा नाम बेनितो मुसोलिनी था। उसे इल डूचे के नाम से भी जाना जाता था। उसका जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के फोरली प्रांत के प्रेडापियो नगर में हुआ था। उसके पिता एक समाजवादी लोहार थे और उसकी माता एक स्कूल में टीचर थी। मुसोलिनी एक प्रतिभाशाली बच्चा था, मगर उसका स्वभाव बड़ा गुस्सेल किस्म का था। इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि उसने स्कूल में अपने 2 साथियों को चाकू मार दिया था। हालांकि माता पिता के प्रभाव की वजह से वो समाजवादी विचारों और बौद्धिक जिज्ञासाओं के साथ बड़ा हुआ था। वो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए एक स्कूल टीचर बन गया, लेकिन उसे ये नौकरी रास नहीं आई। साल 1902 में वो समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़ गया। इसके कुछ समय बाद मुसोलिनी ने पत्रकारिता में हाथ आजमाया। उसने साल 1902 से 1904 तक स्विट्जरलैंड में रहते हुए एक बौद्धिक छवि विकसित की और लावेनियर del लवोरेटोरे यानी द वर्कर्स फ्यूचर जैसी समाजवादी पत्रिकाओं के लिए लिखा। मुसोलिनी ने अपने लेखों और भाषणों के जरिए हिंसक क्रांति का प्रचार किया। प्रसिद्ध साम्यवादी विचारक कार्ल मार्क्स की प्रशंसा करने के अलावा उसने राष्ट्रवाद की भी आलोचना की। इस तरह वो एक शिक्षक से पत्रकार और समाजवादी बन गया था। उसने श्रमिकों के अधिकारों की मांग करते हुए अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया था। उसे साल 1912 में इटली की सोशलिस्ट पार्टी का आधिकारिक दैनिक समाचार पत्र अवंती का संपादक बना दिया गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन करने के कारण उसे 2 साल बाद पार्टी से निकाल दिया गया। दरअसल साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के बाद मुसोलिनी ने समाजवादियों की तरह यह मानने से इनकार कर दिया कि इटली को निष्पक्ष रहना चाहिए। मुसोलिनी की राय थी कि इटली को इस युद्ध में किनारे रहने के बजाय ब्रिटेन और फ्रांस के साथ लड़ाई में उतरना चाहिए। असल में उसके राजनीतिक विचारों का रुख बदल चुका था। उसने समाजवाद से निराश होकर राष्ट्रवाद और अधिनायकवाद के विचारों को अपना लिया था। इसके बाद साल 1919 में मुसोलिनी ने इटली में फांसीवादी आंदोलन की स्थापना की, जो आगे चलकर फासिस्ट पार्टी में तब्दील हो गया। उसने इस पार्टी को तेजी से बढ़ाने के लिए विभिन्न समर्थकों को जुटाया और उनका समर्थन हासिल किया। इस दौरान सोशलिस्ट पार्टी कमजोर हो चुकी थी और पूर्व सैनिक बेरोजगार हो रहे थे, इसलिए उसकी पार्टी में ज्यादातर पूर्व सैनिक शामिल हुए। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होने के बावजूद पेरिस शांति सम्मेलन में इटली के प्रादेशिक विस्तार की आकांक्षा पूरी नहीं हुई थी। इसके कारण इटली वासियों में आक्रोश था। साथ ही इस युद्ध ने इटली की हालत जर्जर कर दी थी। वहाँ महंगाई से लोग बेहाल थे, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा था, साथ ही बेरोजगारी भी काफी बढ़ गई थी। ऐसे में लोग देश को फिर से मजबूत बनाने का रास्ता तलाश रहे थे। पूरे इटली में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई और कई लोगों ने स्थानीय राष्ट्रवादी समूह बनाना शुरू कर दिया। इटली के लोग एक बड़े बदलाव की मांग कर रहे थे। कहा जाए तो आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के चलते मुसोलिनी की ताकत में इजाफा होता चला गया। नतीजतन साल 1921 तक मुसोलिनी ने इटली के एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पहचान बना ली। उसने लगातार कमजोर होती सरकार का फायदा उठाया। इटली की सरकारी सेना के तटस्थ हो जाने की वजह से मुसोलिनी की पार्टी को रोम पर कब्जा करने का मौका मिल गया। वो इटली में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की वकालत करने लग गया।
साल 1922 में मुसोलिनी की राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी ने काली शर्ट पहनकर एक ऐतिहासिक मार्च निकाला, जिसे रोम मार्च के नाम से जाना जाता है। इसे आतंक की रात के रूप में भी जाना जाता है। फासिस्ट दस्तों ने समाजवादी संगठनों के मुख्यालय और उनके घरों को जला दिया था। मुसोलिनी ने वहां के राजा विक्टर इमैनुएल पर इतना दबाव डाला कि उसने मुसोलिनी को सत्ता संभालने की पेशकश कर दी। हालात कुछ ऐसे बने कि इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री लुइगी फेटा ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मुसोलिनी इटली की सत्ता हथियाने में कामयाब हो गया। वो इटली के इतिहास में सबसे कम उम्र यानी महज 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गया था। यहीं से मुसोलिनी की तानाशाही का दौर शुरू हुआ। सत्ता संभालते ही उसने रॉयल गार्ड्स दल को भंग कर दिया। ये 50,000 सैनिकों का दल था। इसके भंग हो जाने से इटली में माहौल अशांत होने लगा। इसे देखते हुए मुसोलिनी ने अपने अफसरों को सख्ती करने के आदेश दिए। नतीजतन केवल 6 घंटों में ही वहां शांति हो गई। हालांकि अपने कार्यकाल के शुरुआती 3-4 साल उसने लोकतंत्र की इज्जत करते हुए शासन किया, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को कम किया। लेकिन कुछ साल बाद वो निरंकुश हो गया। उसने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे कोई उसे सत्ता से हटा ही ना पाए। असल में उसने ठान लिया था कि अब उसे लंबे समय तक इटली की सत्ता में बने रहना है। आगे जब मुसोलिनी को इटली की जनता पर फासिज्म के प्रभाव को जानने की इच्छा हुई तो वो इटली के प्रमुख शहरों का दौरा करने निकल पड़ा। इस दौरान उसने मिलान, रोमाना, वेनिस, पैडुआ, वाइसेंजा, मिसली, सार्डिनिया, पेसेंजा और फ्लोरेंस का दौरा किया। इन सभी जगहों पर इसका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में फासिस्ट पार्टी के समर्थकों के अलावा आम जनता भी शामिल थी। दरअसल जनता को अब विश्वास हो गया था कि यह सरकार उनकी अपनी सरकार है और उसका नेता भी अपना ही है। इस समय जनता हकीकत में आज़ादी को महसूस कर रही थी। हालांकि इटली के दूसरे दल फासिस्टों का विरोध कर रहे थे। ये राजनीतिक दल मुसोलिनी पर छिपकर राजनीतिक वार कर रहे थे। ऐसे में मुसोलिनी ने पार्लियामेंट को भंग कर दिया और 6 अप्रैल 1924 को आम चुनाव कराने का दिन तय कर दिया। मुसोलिनी के इस कदम से सारा विरोध बंद हो गया। इसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो फासिस्टों ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। इससे साबित हो गया कि इटली की ज्यादातर जनता मुसोलिनी के साथ है। चुनाव में जीत मिलने के बाद रोम में मुसोलिनी का भव्य स्वागत किया गया। आखिरकार 3 जनवरी 1925 को अपने फांसीवादी बहुमत के समर्थन से मुसोलिनी ने खुद को इटली का तानाशाह घोषित कर दिया। ये मुसोलिनी की चरम पर पहुंच चुकी लोकप्रियता का नतीजा था। उसने फांसीवादी पार्टी के हाथों में सत्ता को केंद्रीकृत किया, मुक्त भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। उसने राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही अपने राजनीतिक विरोधियों का क्रूरता से दमन करना शुरू कर दिया। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर सरकार की आलोचना करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि निजी चिट्ठियों में भी सरकार की आलोचना करना खतरे से खाली नहीं था। सरकार की नीतियों के विरोध में बात करने वालों की नौकरी चली जाती थी, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। जो लोग मुसोलिनी के विरोध में खड़े होते थे उन्हें मरवा दिया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध तक देश विदेश में मुसोलिनी पर करीब 7 लाख लोगों को मरवाने का आरोप है। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी इटली में बड़ी संख्या में लोग मुसोलिनी को पूजते थे। वो कहीं भी दिखता लोग ढूंचे ढूंचे के नारे लगाने लगते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह वहां की मीडिया को माना जाता है, जो सरकार के करीबी लोगों के हाथों में आ गई थी। इसका इस्तेमाल करके मुसोलिनी की पूजा और उसके प्रति पूर्ण समर्पण की संस्कृति विकसित कर दी गई थी। मुसोलिनी की एक छवि गढ़ी गई जिसमें मुसोलिनी को दैवीय मनुष्य और ऐसा इंसान के रूप में बताया गया जिस पर ईश्वर का वरदहस्त है। उसे एक ऐसा मुखिया बताया जाने लगा जो कभी गलत नहीं होता, एक ऐसा नेता जो तब फैसला लेने की हिम्मत रखता है जब दूसरे असमंजस में पड़ जाते हैं। इस सब के चलते इटली की जनता मुसोलिनी पर फिदा हो गई थी। उधर मुसोलिनी जर्मनी से लगातार नजदीकियां बढ़ा रहा था। इसी का नतीजा था कि जब मुसोलिनी ने इथियोपिया पर हमला किया तो पूरे यूरोप में उसका समर्थन करने वाला एकमात्र देश जर्मनी था। इस समय जर्मनी का नेतृत्व एडोल्फ हिटलर कर रहा था और कहा जाता है कि हिटलर मुसोलिनी को अपना गुरु मानता था। साल 1938 में मुसोलिनी ने हिटलर के साथ स्टील पैक्ट यानी फौलादी समझौता किया। इसके बाद उसने यहूदी विरोधी कानूनों और मूल्यों को लागू करना शुरू कर दिया।
साल 1938 में ही उसने नस्लीय घोषणा पत्र पारित किया। इसके तहत इटली में यहूदियों से उनकी इटली की नागरिकता छीन ली गई। यहूदियों को सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया। साथ ही अंतरनस्लीय विवाह पर भी रोक लगा दी गई। इस तरह इटली भी नाजी जर्मनी के नक्शे कदम पर चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिटलर और मुसोलिनी का गठबंधन हो चुका था और जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी एक तरफ थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस थे। मुसोलिनी ने साल 1935 में अबिसीनिया पर हमला किया। कहा जा सकता है कि यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ साल 1943 तक इटली में युद्ध की वजह से महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इससे इटली में मुसोलिनी के युद्ध के फैसले को लेकर असंतोष फैलने लगा। उसके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। उधर मित्र देश की सेनाओं ने इटली से लीबिया और इथियोपिया को छीन लिया था। इसके बाद साल 1943 में मित्र देशों की सेनाओं ने इटली पर आक्रमण किया और रोम पर बम गिराना शुरू कर दिया। साथ ही मुसोलिनी की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही थी। मित्र देशों की सेना सिसिली में उतर चुकी थी और इटली की सेना को सभी मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार 1943 की 25 जुलाई को इटली के राजा विक्टर इमैनुएल ने जनता के मूड को भांपते हुए मुसोलिनी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद मुसोलिनी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। हालांकि वो ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहा। 12 सितंबर 1943 को हिटलर ने उसे छुड़वा लिया और जर्मनी के शहर म्यूनिख बुला लिया। इसके कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात हिटलर से हुई। 10 दिन बाद हिटलर के आदेश से मुसोलिनी को उत्तरी इटली में इटालियन सोशल रिपब्लिक के प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया। अप्रैल 1945 तक युद्ध खत्म होने लगा था। जर्मन सेनाएं सभी मोर्चों पर पीछे हट रही थीं। 25 अप्रैल को मित्र देशों की सेना के समर्थन से इटालियन पार्टिजन्स या इतालवी पक्षपातियों ने मिलान और उत्तरी इटली के दूसरे प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया था। 27 अप्रैल 1945 को जब इटली और जर्मनी हार के कगार पर थे तो मुसोलिनी ने स्पेन भागने का प्रयास किया। 28 अप्रैल की दोपहर को स्विट्जरलैंड जाने के लिए एक विमान में चढ़ते समय मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लेरेटा पेटाची को इतालवी पक्षपातियों ने पकड़ लिया। मुसोलिनी एक जर्मन सैनिक की वर्दी पहने हुए था, लेकिन उसकी पहचान का पता चल गया। यहाँ से गिरफ्तार करके उसे विला बेलमोंटे के द्वार पर ले जाया गया। यहाँ उसे पक्षपातियों के एक फायरिंग दस्ते द्वारा गोली मार दी गई। मुसोलिनी ने अपनी मौत से पहले कहा था कि अगर मैं लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे गोली मार देना। इतिहासकार कहते हैं कि मुसोलिनी ने यह बात सिर्फ जोश में आकर कही थी, मगर उसके विरोधियों ने इस बात को पूरी शिद्दत के साथ अमल किया। मुसोलिनी, पेटाची और उसकी पार्टी के दूसरे सदस्यों की लाशों को 29 अप्रैल 1945 को ट्रक के जरिए मिलान शहर के पियाजाले लोरेटो लाया गया। मुसोलिनी के शव को सड़क पर फेंक दिया गया। अखबार के एक विशेष संस्करण और एक रेडियो बुलेटिन के जरिए पूरे शहर में खबर फैल गई कि डूचे को मौत की सजा दे दी गई है और पियाजाले लोरेटो पर उसकी लाश पड़ी हुई है। ये वही जगह थी जहां 8 महीने पहले मुसोलिनी ने अपने 15 विरोधियों को गोली से उड़वा दिया था। खबर मिलते ही वहां करीब 5000 लोगों की अनियंत्रित भीड़ जमा हो गई। भीड़ में से 2 लोग मुसोलिनी की लाश के पास गए और उसके जबड़े में जोर से लात मारी। उसी भीड़ में से एक महिला ने मुसोलिनी के मरे हुए शरीर के सिर में 5 गोलियां मारी। इसके बाद महिला ने कहा कि उसने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला ले लिया है। मुसोलिनी ने उसके 5 बेटों को विद्रोही करार देकर मरवा दिया था। एक दूसरी महिला चीखते हुए आई और उसने वहां मौजूद लोगों के सामने मुसोलिनी के लहूलुहान चेहरे पर पेशाब कर दिया। एक और महिला एक चाबुक ले आई और मुसोलिनी के शरीर को उससे पीटना शुरू कर दिया। एक शख्स ने मुसोलिनी के मुंह में मरा हुआ चूहा डाल दिया। इस दौरान वो लगातार चिल्लाता रहा कि डूचे, तुझे भाषण देने का बहुत शौक है, अब भाषण दे इस मुंह से। भीड़ नफरत से इतनी भरी हुई थी कि वो लाशों के ऊपर चढ़ गई और उन्हें अपने पैरों से कुचल दिया। इस तरह गुस्साई भीड़ ने उसकी लाश के साथ काफी दुर्व्यवहार किया। इसके कुछ समय बाद मुसोलिनी और पेटाची की लाश के अलावा दूसरी लाशों को भी चौक पर उल्टा लटका दिया गया। असल में मुसोलिनी ने जिन फासिस्ट सिद्धांतों के तहत इटली को एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में तब्दील किया था, उन्हीं सिद्धांतों ने अंततः उसका विनाश कर दिया। उम्मीद है कि मुसोलिनी के इतिहास की यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और रोचक कहानी के जरिए आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।